नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे इस एक एक्ट का, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967। ये एक्ट क्या था और क्या क्या चेंजेस हुए हैं इसमें, वो सब देख लेते हैं हम लोग। मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने ये एक्ट समझ लिया तो आपने टाडा और पोटा ये दोनों एक्ट आपने समझ लिए, क्योंकि ये एक तरीके का फंडामेंटल तो नहीं था, लेकिन जब पोटा रिपील हुआ तो इसकी के प्रोविज़न इसमें उठा के डाल दिए थे, तो कोई उसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं, क्योंकि पोटा रिपील हो गया तो इसके प्रोविज़न इसमें आ गए। तो एक बार आपने ये देख लिया, तो सही से देख लिया, तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पढ़ने की तो वैसे ही रिपील हो गया, आप क्या पढ़ो, कोई भी पढ़ेगा, फिर भी एनालिसिस करने के लिए। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट में पर्सन कौन है? पर्सन मतलब क्या? तो कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिकल पर्सन। आर्टिफिशियल है लेकिन ज्यूरिसडिकल है कि लीगल आइडेंटिटी मिली हुई है उसको। कोई भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो भी है। हालांकि आप बोलोगे कि इसका मतलब है तो यही, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती थी कोई भी कुछ लीगल प्रोविजंस का फ़ायदा उठा के छूट ना पाए, तो इन्होंने कुछ गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। लास्ट में आप देखोगे लिख दिया एनी एजेंसी, जो कि इसमें डिफाइंड नहीं है, वो भी आ गई इसमें, तो कोई भी एजेंसी। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। मेन मुद्दा क्या है कि बात तो हम कर रहे हैं यूएपीए एक्ट की, मतलब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, लेकिन अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है? What would be called as unlawful activity? तो unlawful activity हम देख लेते हैं कि unlawful activity, unlawful UA, what would be called as UA? तो UA जो है unlawful activity, हम किसको बोलेंगे? Any action of session, अभी बताता हूँ मैं ये सब, सिजेशन, सेशन और सिजेशन। अब देखिए, सेशन का मतलब क्या है कि कोई भी फॉरेन पावर कोई क्लेम कर रही है, इंडिया में कोई भी क्लेम कर रही है, और कोई आदमी उस क्लेम को सपोर्ट कर रहा है। जैसे मान के चलिए पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर अपना क्लेम करता है और इंडिया का ही कोई आदमी उसको सपोर्ट करता है कि हाँ हाँ सही है, तो ये क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटी। एनी एक्शन ऑफ सेशन, एनी एक्शन ऑफ सिजेशन। कोई भी आदमी अपने आप को फ्री कर बोल देता है कि नहीं नहीं, हम तो इंडिया के पार्ट है ही नहीं, हम तो फ्री हैं, तो वो एक्शन क्या होगा? सिजेशन। और वो क्या होगा? अनलॉफुल एक्टिविटी के अंडर आएगा। तीसरा क्या है? एक ऐसा एक्शन जो कि इन दोनों एक्शन को इंसाइट करे, उकसाए कि हाँ आप सेशन करो, आप सजेशन करो, आप अलग हो जाओ, या फिर आप उसको सपोर्ट करो। तो ये इंसाइट करे इन दोनों को इंसाइट करे, तो वो अनलॉफुल हो जाएगा। फोर्थ होगा कि डिसरप्ट करे सॉवरेंटी को, disrupts sovereignty. Any action which disrupts the sovereignty of the country shall be called as unlawful activity. Sovereignty मतलब आपको मालूम है, disrupt sovereignty। और फिफ्थ पॉइंट क्या है? cause disaffection। एक तरीके की आप इंटेग्रिटी समझ लीजिए, कॉज डिसअफेक्शन। ऐसा कोई भी एक्ट जिससे डिसअफेक्शन कॉज हो रहा हो, तो उसको मैं क्या बोलूँगा कि वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। तो हमने अनलॉफुल एक्टिविटी देख ली। अब देखते हैं अनलॉफुल एसोसिएशन क्या होता है। तो कोई सा भी ऐसा एक एसोसिएशन जो कि ऑब्जेक्ट
ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी के साथ आया हो, उसका ऑब्जेक्ट ही हो अनलॉफुल एक्टिविटी करना, अनलॉफुल एक्टिविटी हमने देख ली, या फिर उसका ऑब्जेक्ट हो 153A का जो ऑब्जेक्ट है और 153B ऑफ आईपीसी का जो ऑब्जेक्ट है। 153A का क्या ऑब्जेक्ट है कि कोई भी एक ऐसी बातें करना जिससे डिसअफेक्शन कॉज हो, इंसाइट करे, जो ये 153A का है, इंटीग्रिटी हार्म हो देश की, जो भी ये सब। और 153B का ऑब्जेक्ट है कि कोई भी ऐसी चीज पब्लिश कर दे, ये तो वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड करे, और ये रिटर्न पब्लिश कर दे। तो इनडायरेक्टली इसका लिंक है ऐसे अनलॉफुल एक्टिविटी से। तो इसका भी अगर किसी का ऑब्जेक्ट है तो उसको अनलॉफुल एसोसिएशन माना जाएगा, उस एसोसिएशन को। अब हम लोग आते हैं कि भैया कोई भी एसोसिएशन, कोई भी इंसान, कोई कुछ भी चीज डिक्लेयर कैसे करोगे कि ये अनलॉफुल है, कैसे डिक्लेयर होती है? तो डिक्लेयर के लिए सबसे पहले तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, ओजी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अनलॉफुल है। उसके बाद नोटिफिकेशन में ही उसको ग्राउंड्स डिफाइन करने पड़ेंगे, ग्राउंड्स स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, किस ग्राउंड पे आपने ये किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई तो कर दिया, लेकिन वो नोटिफिकेशन इफेक्ट में नहीं आएगा until and unless it is verified by the tribunal। ट्रिब्यूनल से जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी, ट्रिब्यूनल ने जब तक डिसाइड नहीं कर दिया हो फाइनली कि हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिसको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया है, अनलॉफुल डिक्लेयर किया है, वो वाकई में अनलॉफुल है, और जो ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर निकाला है वो ऑर्डर भी ओजी ऑफिशियल गैजेट में आएगा। ऑफिशियल गैजेट में तो ऑर्डर आएगा ही आएगा, साथ में मिनिमम वन न्यूज़पेपर में कम से कम एक में तो वो पब्लिश होगा ही होगा कि इस एसोसिएशन को हमने अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। अब वो कौन सी स्टेट का न्यूज़पेपर? मिनिमम वन न्यूज़पेपर ऑफ एनी स्टेट। कौन सी स्टेट का? कि उस एसोसिएशन को जिसको आपने अनलॉफुल डिक्लेयर किया है उसका मेन ब्रांच, मेन हेड ऑफिस जिस स्टेट में हो, उस स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो कम से कम पब्लिश हुआ। तो सीधी सी बात है, डिक्लेयर कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। उसको कंफर्म कौन करेगा? ट्रिब्यूनल। और आएगा किस में? ऑफिशियल गैजेट में। और पब्लिश कहाँ करना पड़ेगा? कम से कम एक न्यूज़पेपर में। ऐसे डिक्लेयर होता है। अब हमने देख लिया कि डिक्लेरेशन कैसे होता है और ट्रिब्यूनल कैसे कंफर्म करता है। अब साथ ही साथ हम ये देख लें कि ट्रिब्यूनल के पास मामला जाता कैसे। तो देखो, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है किसी भी एसोसिएशन को, ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल, तो डिक्लेयर करने के बाद उसको ट्रिब्यूनल को कोई भी चीज़ रिफ़र करनी पड़ती है। वो जो उसने किया है काम वो रिफ़र करना पड़ेगा विद इन 30 डेज। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है कि हम इसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर रहे हैं, उस नोटिफिकेशन के 30 दिन के अंदर अंदर उनको उस ट्रिब्यूनल को रेफर करना पड़ेगा ये मामला। उन्होंने रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद जो ट्रिब्यूनल होगा वो सामने वाली पार्टी को बुलवाएगा विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज बाकी लोगों को वो बुलवाएगा। बाकी लोगों को बुलवाने के बाद जो भी वो डिसाइड करेगा वो ऑर्डर निकाल देगा। और वो ऑर्डर आपको पता है कहाँ पब्लिश होगा? ऑफिशियल गैजेट में, ओजी में। ठीक है। अब जरा हम एक चीज और देख लें कि हम ट्रिब्यूनल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रिब्यूनल आखिरकार है क्या? तो सीधी इतना तो हमको पता चल गया होगा अभी तक कि बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाती है ट्रिब्यूनल। कौन होते हैं इसके लोग? मिनिमम हाई कोर्ट जज,
हाई कोर्ट जज होते हैं, इनका जो एक्सपेंस होता है वो कहाँ से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ और इसके पास अपनी एक पावर होती है कि वो खुद की प्रोसीडिंग रेगुलेट करे, रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडिंग्स। प्लस प्लेस ऑफ सिटिंग, ये उसके पास पावर होती है कि अपनी प्रोसीडिंग को भी देख सकता है, रेगुलेट कर सकता है, और प्लेस ऑफ सिटिंग भी वो खुद चूज कर सकता है। अब इसके पास कौन सी पावर होगी? सेम पावर्स एज सीपीसी, कोर्ट ऑफ सीपीसी, वही सेम टू सेम पावर होगी ट्रिब्यूनल्स के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन को अभी तक हमने पढ़ा कि डिक्लेयर कर दिया कि अनलॉफुल है ये। अब बात करते हैं उस एसोसिएशन के पास कुछ उसका फंड भी तो होगा। तो सेक्शन 7 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोहिबिट कर सकती है, प्रोहिबिट टू यूज ऑफ फंड्स, सेक्शन 7 में। अब कैसे करती है ये देख लेते हैं जरा। तो सीजी बाय ऑर्डर, सेंट्रल गवर्नमेंट को बस एक ऑर्डर निकालना होता है कि बस अब आप यूज नहीं करोगे। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एलिज्ड फंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, गेजेटेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में अपॉइंट, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, गेजेटेड ऑफिसर। ठीक है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहां पर रोक लगा दी कि अब आप यूज नहीं कर सकते। एग्रीव्ड पार्टी क्या कर सकती है? एग्रीव्ड पार्टी डीजे के पास, डिस्ट्रिक्ट जज के पास विद इन 15 डेज एप्लीकेशन लेकर जा सकती है। एप्लीकेशन लेके जा सकती है। अब कोई भी इंफॉर्मेशन डाइवल्ज नहीं की जाएगी। डाइवल्ज, कोई भी मतलब देना, नोन करना, पब्लिक करना, कोई भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक नहीं किया जाएगा अनटिल कंसेंट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। अगर आपको इनको किसी को भी अगर वो करना है, इंफॉर्मेशन नोन करना है, पब्लिक करना है, तो कंसेंट लगेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की, बिना उसके आप नहीं कर सकते हो। इसकी पनिशमेंट क्या है? मिनिमम 3 इयर्स। अब यहाँ तक की स्टोरी तो हमने समझ ली थी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया, उसको फंड यूज करने से भी मना कर दिया। यहाँ तक स्टोरी हमारी क्लियर है। अब क्या कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमने डिक्लेयर कर दिया अनलॉफुल, अब उसका कोई भी आदमी, पर्सन जो है, कंटिन्यू टू बी अ मेंबर, कोई भी आदमी उस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना रहता है। टेक पार्ट इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूशन भी करने लगा है, असिस्ट करता है, तो फिर उस आदमी के लिए मिनिमम 2 साल तक की सजा कम से कम, और साथ में फाइन। ये तो एक कंडीशन हो गई। लेकिन ये सब काम वो आदमी कर रहा है, और इस काम की वजह से किसी भी इंसान की लॉस ऑफ लाइफ, उस आदमी की जान चली गई, किसी भी इंसान की जान चली गई आपके इन कामों की वजह से, तो फिर इन दैट केस द पनिशमेंट इज ईदर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन।
अगर किसी भी आदमी की जान भी चली गई ना, तो फिर आपको मार दिया जाएगा या उम्र कैद होगी या उसके साथ में आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो सिर्फ आप क्या कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो, मीटिंग से पार्ट ले रहे हो, कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो मीटिंग मेंबर, एज ए मेंबर कंटिन्यू आप मेंबर मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप असिस्ट कर रहे हो, तो फिर 2 साल तक की सजा है। लेकिन आपके इन कामों की वजह से किसी की जान चली गई तो फिर आपको ये पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन किसी की जान नहीं गई लेकिन कुछ और लॉस हो गया, कुछ भी लॉस हो गया, कुछ भी हार्म हो गया उस किसी भी आदमी को, बॉडीली हार्म, प्रॉपर्टी हार्म, कुछ भी हार्म हो गया, तो इन दैट केस कम से कम की ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक की सज़ा, मैक्सिमम 1 साल, मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक की आपको सज़ा मिलेगी, साथ में आपको फाइन देना पड़ेगा। तो ये था पेनल्टी फॉर बीइंग अ मेंबर। तो हमारा अनलॉफुल एक्टिविटी तो हमको समझ में आ गया। अब आते हैं हम हमारे नए पार्ट के ऊपर। वो पार्ट क्या है? टेररिस्ट एक्ट। टेररिस्ट एक्ट, ये जो पार्ट है, ये जो टेररिस्ट एक्ट है, ये एक 2004 के अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, 2004 के अमेंडमेंट से। अब हुआ क्या था आपको पता है, 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुए थे हमारे। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, एक ऐसे एक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी जो कि पूरी तरीके से टेररिज्म को लेकर डील करता हो। तो एक एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ, 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उस एक्ट का नाम था पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। लेकिन 2004 में इसको रिपील कर दिया गया था, और इसको रिपील करने का कारण ये था, ये रीजनिंग दी गई थी कि इसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही थी। अभी तक बहुत ज़्यादा केसेस रजिस्टर हो चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि कम हो रहे हैं। तो इस वजह से पोटा को रिपील कर दिया गया था। लेकिन पोटा को रिपील तो कर दिया, लेकिन उसके जो मेन प्रोविजंस थे टेररिज्म वाले, वो उठा के यहाँ पर डाल दिए, क्योंकि लोगों को ऐसा भी नहीं लगे कि भैया हमारे साथ, क्योंकि वो एक्ट उनको दिमाग में ये था कि वो एक्ट बहुत ज़्यादा बेकार है, कि वो एक्ट हमको हार्म कर रहा है, एक्ट में इतनी सारी पावर्स हैं, तो वो एक्ट हटा दिया, चलो एक्ट ही हटा दिया। अब बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि बहुत सारे प्रोविजंस, मेन प्रोविजंस तो उसके उठा के यहीं पे डाल दिए, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पोटा नहीं भी है। तो अब आते हैं कि इस एक्ट में, ये टेररिस्ट एक्ट जो है, सेक्शन 15 और 16, सेक्शन 15 में टेररिस्ट एक्ट बताया हुआ है क्या है, और उसमें पनिशमेंट दी हुई है सेक्शन 16 में। टेररिस्ट एक्ट होता क्या है? तो कोई भी एक ऐसा एक्ट जिससे हमारे देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी अफेक्ट होती हो, कोई भी एक ऐसा एक्ट। अब आपको मालूम है सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी। अब आप खुद सोच सकते हो कि कितना डायनेमिक इंटरप्रिटेशन इस चीज़ों का हो सकता है। तो आप कौन कौन आदमी, क्योंकि कुछ क्लियर इसको डिफाइन तो किया नहीं गया इस एक्ट में कि सॉवरेनिटी मतलब ये, तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आप निकाल सकते हो। तो कैसे भी आप, कोई आदमी सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी करता है, तो मेरे हिसाब से सही भी है, क्योंकि आदमी ठोकर खा के ही सीखता है। हमारे देश में इतने सारे बम ब्लास्ट हुए, पार्लियामेंट अटैक हुआ, ताज होटल मुंबई 2008 अटैक हुआ हमारे ऊपर, तब हमको अकल आई। 2008 में ये जब पोटा रिपील कर दिया था, उसके बाद 2008 में जब वो मुंबई में जो अटैक हुए थे हमारे ऊपर, उसके बाद भी हमको ऐसा लगा कि नहीं, हमारे पास टेररिज्म के लिए एक एक्ट नहीं है अच्छा खासा। तब 2008 में NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट लेके आया गया था, NIA एक्ट। तो टेररिज्म के लिए सिचुएशन काबू में नहीं थी हमारे लिए, तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए, अभी के लिए तो ज़रूरी है। तो कोई भी एक ऐसा एक्ट जो कि सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी को अफेक्ट करता हो वो, या फिर स्ट्राइक टेरर बाय, मतलब आतंक फैला रहा हो, बाय लीदल वेपन्स। लीदल वेपन्स कौन से वेपन्स होते हैं? जिनसे जान का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे बॉम्ब है, गन्स हैं, एम्यूनिशंस है, एटॉमिक वो है, तो ये सब क्या है? लीदल वेपन्स। और दूसरा है सब्सटेंस ऑफ हैजार्डियस नेचर, जैसे कि आपने वो केमिकल्स हैं, जानलेवा केमिकल्स हैं, वो एक तरीके के सब्सटेंस है ऑफ हैजार्डियस नेचर। तो इनसे आप स्ट्राइक
टेररिस्ट ट्राई करते हो तब। अब और उससे होता क्या है, डेथ हो जाती है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो जाती है, एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई के ऊपर इफेक्ट आता है। एसेंशियल कमोडिटी हमारे लिए ऐसे, आप नाम से क्लियर है, एसेंशियल है भैया। अगर वो कमोडिटी चली गई तो हमारे इकोनॉमी इतनी, मतलब ये समझ लीजिए इकोनॉमी क्या, हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी ध्वस्त हो जाएगी कि महंगाई इतनी बढ़ जाएगी। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है और इसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट है हमारे पास, कोफेपोसा। हम डिस्कस करेंगे, कोफेपोसा भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्या था उस एक्ट में। तो एसेंशियल कमोडिटी के सप्लाई को ऊपर अफेक्ट करता है, पब्लिक फंक्शनरी को वो करता है। पब्लिक फंक्शनरी मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मान के चलिए आप, तो उसको आप वो करता है और डिटेन करता है किसी भी आदमी को गवर्नमेंट को कंपेल करने के लिए, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। जैसे मान के चलिए वो अफजल गुरु छूटे थे, अफजल गुरु छूटा था, वो किसी टेररिस्ट ने प्लेन हाईजैक कर लिया था, तो वो क्या किया था, डिटेन या वो किया था कि गवर्नमेंट को कंपेल करने के लिए कि उनको छोड़ो आप, वो छोटा। तो ये क्या है, ये एक टेररिस्ट एक्ट है। अब इसकी पनिशमेंट क्या है कि अगर जान चली गई, अगर किसी की जान चली गई आपके टेररिस्ट एक्ट से, तो डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ये तो क्लियर है। अगर जान चली गई तो और साथ में फाइन तो देना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर जान नहीं गई है और कोई नुकसान हुआ है, टेररिस्ट एक्ट आपने कर ही दिया है और कुछ और नुकसान हुआ है, तो फिर कम से कम 5 साल की सज़ा, कम से कम, जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जा सकती है, साथ में फाइन तो आपको देना ही पड़ेगा। बहुत स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आप मान के चलिए और उठाने चाहिए। टेररिज्म को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। आपको याद होगा 2008 में वो 2008 में जो ताज अटैक हुआ था, ताज अटैक बोलते हैं जिसको, मुंबई में जो अटैक हुआ था, घंटों आतंकवादी तांडव दिखा रहे थे अपना, 2008 में हुआ था। तब NIA एक्ट लेके आई थी सरकार। 2008 में ही अ वेडनेसडे पिक्चर आई थी, उसमें ये डायलॉग बोला गया था कि मैं एक ऐसा आम आदमी हूँ जिसको डर लगता है कि, जिसकी बीवी को डर लगता है कि वो जो मेरा पति जा रहा है वो वापस लौट के आएगा कि नहीं आएगा। मुझे ये डर लगता है जब भी मैं बाहर जाता हूँ कि मैं एक जंग पे जा रहा हूँ। तो उस टाइम पर माहौल ऐसा था। सोचिए उस टाइम पर किस तरीके की वो होगी, फीलिंग होगी लोगों में कि भैया अपने देश में हम सुरक्षित नहीं है और बाहर के लोग, खुद के लोग से तो ठीक है, बाहर के लोगों से हम सुरक्षित नहीं। तो मुझको लग रहा है स्ट्रिक्ट प्रोविजंस है जो कि लेने चाहिए थी और जो अब लिए हैं, गवर्नमेंट ने लिए हैं। अब हमने टेररिस्ट एक्ट भी देख लिया, ठीक है। अब जो भी पूरा जो एक पावर है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, कि सेंट्रल गवर्नमेंट ग्राउंड स्पेसिफाई करके बता सकती है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन है, ये है, ये नहीं है, और बता सकती है, नोटिफाई कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बता दिया कि ये है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बता दिया कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, नोटिफाई भी कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अब आपको अपना नाम हटवाना है कि भैया मैं नहीं हूँ, तो आप क्या कर सकते हो। तो उसके लिए प्रोविजन है सेक्शन 36 में, डीनोटिफिकेशन ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए क्या प्रोविजन है, तो सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप एप्लीकेशन दे दो, अप्लाई टू CG सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। अगर वो रिजेक्ट करती है आपकी एप्लीकेशन, फिर आप रिव्यू कमेटी के पास जाते हो। रिव्यू कमेटी जो भी डिसाइड करती है, रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, अगर एक्सेप्ट कर लिया, रिव्यू कमेटी ने अगर एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो नाम है वो फर्स्ट शेड्यूल से रिमूव फ्रॉम फर्स्ट शेड्यूल और 4th शेड्यूल। अब देखिए अब क्या हुआ क्या था। फर्स्ट शेड्यूल आपके मन में आ रहा होगा, फर्स्ट शेड्यूल क्या है ये। अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो
आप उसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप वो बना सकते थे कि यार ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, आप देखोगे यूएपीए एक्ट में शेड्यूल्स हैं, 4-5 शेड्यूल्स हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके नाम है कि हाँ ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर दिया, जैसे अलकायदा है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है, ठीक है। अब जो 2019 का अमेंडमेंट आया था वो एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इसलिए था क्योंकि उसने 4th शेड्यूल में ऐसा कर दिया था कि किसी एक इंडिविजुअल आदमी को भी टेररिस्ट माना जाएगा, इंडिविजुअल आदमी को भी, एक आदमी को भी टेररिस्ट समझा जाएगा। तो वो 4th शेड्यूल में इंडिविजुअल्स लोगों के नाम है। तो अगर डीनोटिफिकेशन होता है तो फर्स्ट शेड्यूल में भी हो सकता है कि फर्स्ट शेड्यूल से भी नाम हट सकता है, 4th शेड्यूल से भी नाम हट सकता है। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि रिव्यू कमेटी में कौन कौन होते हैं। तो 3 मेंबर्स होते हैं, 3 मेंबर्स। एक मेंबर तो चेयरमैन होता है प्लस 2 अदर मेंबर्स ऑब्वियसली। और ये जितने भी लोग हैं ये या तो हाई कोर्ट जज होंगे या हो चुके होंगे, मतलब या तो इस या वॉज हाई कोर्ट जज, ठीक है। अब इसके साथ दिक्कत क्या है, ये जो 2019 का जो अमेंडमेंट आया है इसमें किसी एक आदमी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मान लिया जाता है। अब इसके साथ दिक्कत क्या है ना, कई सारी पिटिशंस फाइल हुई हैं, उनका ये कहना है कि आप तो मतलब बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, ट्रायल के आप किसी भी आदमी को डिक्लेयर कर रहे हो कि यार ये टेररिस्ट है, तो ऐसा कैसे चलेगा, ये तो आर्बिट्रेरी प्रोसेस है। आप तो किसी को भी डिक्लेयर कर सकते हो और बिना किसी जुडिशियल स्क्रूटिनी के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी उस आदमी को अपने पक्ष रखने से पहले आप उसको डिक्लेयर कर रहे हो। ये कैसा जस्टिस है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है ये तो इस तरीके के कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं इस एक्ट को, इस अमेंडमेंट को लेके कि आप इंडिविजुअल को कैसे रख सकते हो। उसमें अमित शाह जी का कहना है कि उन्होंने पार्लियामेंट में बोला था कि जो टेररिस्ट थॉट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म कर दो तो टेररिस्ट थॉट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। टेररिस्ट थॉट किसी इंडिविजुअल के दिमाग के साथ जुड़े होते हैं। तो जब तक आप उस आदमी को वो नहीं करोगे तब तक वो चीज़ ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म होगी दूसरी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो जो लोग हैं वो तो, उनको तो डिक्लेयर नहीं किया गया, उस ऑर्गेनाइजेशन को किया गया। तो ऐसा उनका कहना है और लोगों का ये कहना है, लोग भी अपनी जगह सही है कि यार ऐसे तो आप किसी को भी कर सकते हो, क्योंकि उनको भी तो अपने पक्ष रखने का, उसमें गवर्नमेंट ने ये बोला कि आप अप्लाई कर सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, रिव्यू कमेटी को आप कर सकते हो। तो ये सब उन लोगों का कहना है। तो ये था हमारा पूरा UAPA एक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।